हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में। और ये किस क्लास के लिए है? तो फॉर क्लास 9। और ये है क्या, अगर आप देखोगे अपने बुक में तो फिजिक्स का जो बुक होगा उसमें पहला चैप्टर है मोशन। लेकिन मोशन में नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, मोशन एंड रेस्ट है। तो मोशन एंड रेस्ट से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें होंगी जो जाननी होंगी, ठीक है। तो वो बेसिक चीज़ें जो है वो क्या है वो आप जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी, तो इसका डिफिनेशन मैंने लिख दिया है ऑलरेडी। क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, ऐसा क्वांटिटी जिसको मापा जा सकता है। कोई भी ऐसा क्वांटिटी जिसको माप सकते हैं उसे क्या कहा जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। तो किसको माप सकते हैं? लेंथ को मापा जा सकता है, तो बिल्कुल लेंथ को मापा जा सकता है। और किसको मापा जा सकता है? मास को। और किसको? ब्रेथ, हाइट, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो। तो जिसको भी मेजर कर सकते हो वो क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको मेजर नहीं कर सकते हो? बताओ। काइंडनेस को मेजर कर सकते हो क्या? जाकर के दुकान में बोल सकते हो कि मुझे 5 ग्राम काइंडनेस दे दो। तो अगर ऐसा बोलोगे तो काइंडनेस न दे करके कुछ और देगा जो आपके लिए सही नहीं होगा, है ना। क्योंकि वो समझ जाएगा कि आप मतलब किस तरह का प्रश्न कर रहे हैं, उनको तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो काइंडनेस जो होता है, हैप्पीनेस जो होता है, वो क्या फिजिकल क्वांटिटीज़ के श्रेणी में नहीं आता है। फिजिकल क्वांटिटीज़ के श्रेणी में कौन आएगा? तो फिजिकल क्वांटिटी के श्रेणी में वो आएंगे जिसको मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है। कोई आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए आप कितना हैप्पी हो, तो आप जवाब दे सकते हो क्या? आप बोल सकते हो थोड़ा, बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ। तो ये मेजरमेंट नहीं हुआ ना, ठीक है। लेकिन जब आपसे कोई पूछेगा कि आप कितना डिस्टेंस तय करके आए हो, तो आप बता सकते हो कि नहीं, मैं 5 किलोमीटर गया था, 10 किलोमीटर गया था। इस तरीके से बता सकते हो। तो जिसको मेजर कर सकते हो उसे ही फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो जब हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसे लिखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको मेजर करेंगे तो लिखेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी को 2 भागों में बांटा गया, उसको मतलब 2 पार्ट कर दिए गए। जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको 2 पार्ट कर दिए गए कि भाई फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर करोगे, क्वांटिटी को जब मेजर करोगे तो क्या करोगे? उसको 2 भागों में उसको लिखोगे। कैसे लिखोगे भाई? तो एक जो भाग होगा वो होगा न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल पार्ट, फिजिकल क्वांटिटी का जो एक पार्ट होगा वो क्या होगा? आपका न्यूमेरिकल पार्ट होगा। और दूसरा पार्ट कौन सा होगा? यूनिट वाला पार्ट। यूनिट वाला पार्ट। अब बोलोगे सर ये क्या लिखा हुआ है? तो अभी जस्ट पहले मैंने आपसे एक प्रश्न किया था। मैंने क्या किया था? मैंने आपसे कहा था कि बताओ आप कितना डिस्टेंस तय किए हो। तो आपने क्या बोला था? आपने जवाब दिया था कि मैं 5 किलोमीटर, मतलब आपने नहीं, आपकी तरफ से मैंने दिया था कि 10 किलोमीटर मैंने ये यात्रा करी है ना। 5 और 10 किलोमीटर। तो इसमें आप देखोगे ध्यान से, अगर मैं 5 किलोमीटर को लेके चलूँ साथ में, तो यहाँ पे 5 जो है वो किसको डिनोट कर रहा है? न्यूमेरिकल वैल्यू को। और इसमें जो किलोमीटर है वो किसको डिनोट कर रहा है? यूनिट को। कहानी समझ में आ रही है? तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा जिसको आप मेजर कर सकते हो उसको तो ही फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है ना। तो जब उसको लिखोगे तो 2 भाग होंगे उसके। एक होगा उसका न्यूमेरिकल पार्ट, आप देख लो, कोई भी आप फिजिकल क्वांटिटी को लिख के देख लो। और दूसरा पार्ट जो होगा वो क्या होगा? आपका यूनिट होगा। कहानी समझ में आ रही है? पहला पार्ट जो होगा वो होगा क्या? न्यूमेरिकल। और दूसरा पार्ट क्या होगा? उसका यूनिट होगा। न्यूमेरिकल पार्ट कोई भी नंबर ले लो, है ना, बहुत सारे नंबर है, वो न्यूमेरिकल पार्ट हो जाएंगे। और यूनिट क्या होता है ये जानते हैं। तो यूनिट को मैं डिफाइन करूंगा यहाँ पे। यूनिट क्या होता है? तो यूनिट को अगर सिंपल भाषा में हम डिफाइन करें तो ये होता है स्टैंडर्ड, ए स्टैंडर्ड ऑन विच वी कंपेयर, है ना। एक ऐसा स्टैंडर्ड जिसमें हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से। ऐसा नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी एक ही होगा और उसमें जब कंपैरिजन की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे? किसका इस्तेमाल करेंगे? यूनिट का करेंगे। बोलिएगा कैसे? थोड़ा समझाइए इसको। तो बड़ा सिंपल सा बात है कि जैसे मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है कि बताइए एक पेंसिल है, उसकी लंबाई कितनी है? तो आप क्या लिखोगे? 1 मीटर लिखोगे। उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि बताइए यहाँ से आपके घर से आपके स्कूल की दूरी कितनी है? तो आप क्या बताओगे? 5 किलोमीटर, या कुछ और भी लिख सकते हो, है ना। यहाँ पर आप 1 मीटर लिख रहे हो, यहाँ पे 5 किलोमीटर लिख रहे हो, कंपेयर तो हो गया। यहाँ पे आप क्लियरली बोल दोगे कि ये वाला जो है इस वाले से क्या है? बड़ा है। कंपेयर कर रहे हो ना, तो कंपेयर यहाँ पे कर रहे हो। और क्या है? ये दोनों सेम ही तो फिजिकल क्वांटिटी है। वो लेंथ को बता रहा है और ये भी किसको बता रहा है? लेंथ को।
कंपेयर कैसे होगा? तो 5 किलोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5000 मीटर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है स्कूल वाला, वो पेंसिल के जो लेंथ है उससे कितना ज़्यादा बड़ा है? तो 5000 टाइम्स बड़ा है। देखो, तुलना हुआ, कंपैरिजन हुआ। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है बताओ? रेशियो होता है। मैथ्स में पढ़े होगे, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? रेशियो होता है। रेशियो निकालो, कंपैरिजन हो जाएगा। तो हम कंपेयर कर रहे हैं, तो बताओ 1 मीटर ऊपर होगा। कंपैरिजन में एक चीज को नोटिस करना होता है ना कि यूनिट सेम रहना चाहिए। तो 1 मीटर ऊपर होगा और 5000 मीटर कहाँ होगा? नीचे होगा। अरे हाँ या ना? होगा। तो अब जब एक कंपेयर हो जाएगा तो क्लियरली बात है कि 1/5000 ही आएगा। और इसको हम रीड कैसे करेंगे? 5000 टाइम्स कौन? डिस्टेंस स्कूल का। किससे? तो पेंसिल के लेंथ से, है ना। और दोनों का कंपैरिजन इसलिए पॉसिबल हुआ बिकॉज वो सेम फिजिकल क्वांटिटीज थे। तो यहाँ पे यूनिट का मेनली इस्तेमाल जो होता है वो एक स्टैंडर्ड के रूप में लिया जाता है, जहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, है ना, एक ही तरह के फिजिकल क्वांटिटी से। दूसरा इसका यूज कहाँ होता होगा और क्यों होता है? तो देखिए, बड़ा सिंपल सा बात है कि जब हम किसी चीज़ को लिख लेते हैं किसी यूनिट में, तो वो सुविधाजनक हो जाता है किसी को बताने में, किसी को समझाने में। जैसे आपसे कहा जाए, दुकान में आप जाके बोलो कि मुझे 5 शुगर दीजिए, क्या वो दे पाएंगे? क्या वो समझ पाएंगे क्या देना है, किस तरीके से? 5 काउंट करके चीनी थोड़ी देंगे वो। तो उसके लिए क्या स्टैंडर्ड बना? क्या बना भाई कि केजी में दे दो, है कि नहीं? दूध लेने जाओगे, लीटर में नहीं लोगे और किसी दूसरे चीज़ में मांगोगे, मिलेगा क्या? नहीं। उसी तरीके से हर एक फिजिकल क्वांटिटी का एक अलग अलग यूनिट बनाया गया ताकि कन्वेंस हो, सुविधा हो हमें दूसरे को बताने में और उनसे समझने में भी। बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च जो होते हैं वो यूनिट में ही तो दिखाए जाते होंगे, है ना। अब ऐसा नहीं होता, मान लीजिए यूनिट नहीं होता तो क्या होता? कुछ भी समझ में नहीं आता। जो बनाता बस वही समझता कि मैंने इस तरीके से बनाया है। कहने का अर्थ सिंपल सा है कि आप जब जिस लैंग्वेज में बात करते हो वो आपका क्या है? मगही है। अब क्या करो, आपके एरिया में जितने भी लोग हैं सबका अपना अपना एक पर्सनल लैंग्वेज हो जाएगा, है ना। मैं इस तरीके से मैं इस तरीके से बोलूँगा, वो उस तरीके से बोलेगा और कोई किसी की बात नहीं समझेगा। क्लियर बात है? तो वहाँ पे क्या है? एक कॉमन भाषा है, ठीक है। उसी तरीके से इंडिया में भी एक कॉमन भाषा है भाई, हिंदी को रख दिया गया है, उसके ऊपर इंग्लिश को रख दिया गया है कि अगर बात करने की ज़रूरत है तो आप बात कर सकते हैं उस तरीके से। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, यूनिट का एक इस्तेमाल तो ये है कि एक स्टैंडर्ड है भाई कि कंपेयर किया जाता है एक ही तरह के यूनिट में, और दूसरा है क्या कि उसका कन्वेंस होता है भाई, उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को, फिजिकल क्वांटिटी को दिखाना है तो वो सुविधाजनक हो जाता है, उसको समझाना आसान हो जाता है। बातें समझ में आ रही हैं? शुरुआत की जाती है फिजिकल क्वांटिटी से। किसको कहा जाता है? जिसको मेजर कर सकता है उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, जिसको मेजर नहीं कर सकते उसको कुछ भी नहीं कहेंगे। हमको मेजर करने वाला से मतलब है, तो जिसको मेजर करेंगे उसको फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। एग्जाम्पल में क्या होगा? लेंथ होगा। एग्जाम्पल में क्या होगा? लेंथ। एग्जाम्पल में क्या होगा? मास। एग्जाम्पल में क्या होगा? एक्सेलरेशन, या बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी और भी हैं, लेकिन मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं जो आपको जाननी है। देखिए क्या हुआ कि बहुत सारे जो एरिया वाइज बांटे गए थे पूरे वर्ल्ड में कि एक स्पेसिफिक एरिया में एक स्पेसिफिक यूनिट चलता था, एक स्पेसिफिक एरिया में एक स्पेसिफिक यूनिट चलता था। जैसे फ्रांस, आप एक देश का नाम जानते होंगे, वहाँ पर एक सिस्टम चलता था यूनिट का, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो समझ में आपको आ जाएगा। फ्रांस में एक यूनिट चलता था जिस सिस्टम को हम बोलते थे सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है, फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फ्रांस वाले इलाके में ही मतलब यूज होता था, पूरे वर्ल्ड में लागू नहीं होता था। तो पूरे वर्ल्ड में लागू नहीं होगा तो ये कन्वेंस फिर कैसे होगा? वहाँ पे कोई साइंटिस्ट होगा या वहाँ पे कोई चीज़ इन्वेंशन होगी वहाँ पे, तो वो जब मतलब लाया जाएगा हम लोगों के पास, तो क्या करना होगा? हम लोगों का कोई एक यूनिट होना चाहिए जिसमें हमको पहले इसको तुलना करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। तो क्या तकलीफ होगी? बिल्कुल होगी तकलीफ। आप लोगों को भी मैथ्स में जब क्वेश्चन मिल जाता है अलग अलग यूनिट करके, तो आपको सुविधा होती है? नहीं, आप चाहते हैं कि बिल्कुल एकदम मतलब मीटर में आ जाए लेंथ, टाइम आ जाए सेकंड में, कुछ बदलाव ना रहे और सब निकालने के लिए आसान दे दिया जाए। लेकिन यहाँ पे बताइए, उतना बड़ा साइंटिफिक रिसर्च कोई होगा और उसको अगर अलग यूनिट में दिखाया जाए
और आपके पास जब अलग यूनिट में आए तो आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो उसके बाद क्या किया गया है हम आगे बात करेंगे। पहले समझते हैं कि सीजीएस सिस्टम होता क्या है। सीजीएस सिस्टम में नाम में ही छुपा हुआ है। पहले 3 ही फंडामेंटल यूनिट को लिया गया था, बाद में और 4 शामिल हुए थे। वो 3 क्या थे? एक था लेंथ को शामिल किया गया था। दूसरा क्या था बताइए जल्दी? मास। और तीसरा जो है वो आपका है टाइम। ये 3 क्वांटिटीज को शामिल किया गया था फंडामेंटल यूनिट। बाद में 4 और शामिल हुए जब और इन्वेंशन हुए। तो बोलिए क्यों? तो और इन्वेंशन हुए। उस समय तक बहुत ज्यादा इन्वेंशन नहीं हुए थे, तो 3 ही फंडामेंटल यूनिट लिए जा रहे थे, एक लेंथ, एक मास और एक टाइम। तो फ्रांस में होता क्या था कि फ्रांस में ये सिस्टम चलता था सीजीएस। तो वो क्या करता था? लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को क्या केजी में, और टाइम को सेकंड में। लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को केजी में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता था। किस सिस्टम में बताओ? सीजीएस में। और इसका एक और नाम क्या बताओ? फ्रेंच सिस्टम इसे कहा जाता है, या इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है मीट्रिक सिस्टम। याद रखना, इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे क्या कहा जाता है? मीट्रिक सिस्टम। और क्यों मीट्रिक सिस्टम नाम पड़ा? अगर कोई आपसे पूछ ले क्यों नाम पड़ा, जरूर पूछेगा, तो उसको भी जवाब देना है कि ये बहुत ही वेरी स्मॉल, ये बहुत ही छोटे यूनिट को डिनोट करता है। ये बहुत ही छोटे यूनिट को डिनोट करता है। अगर आप मेन यूनिट को जानते होंगे, लेंथ को किससे मेजर किया जाता है भाई? मीटर में, है ना। टाइम को सेकंड में। तो ये तो सेकंड वाला मैच करता है सब में, सेकंड वाला सब में मैच करेगा। लेकिन ये जो लेंथ और मास होता है ना, इसमें बदलाव आ जाता है ना, वो हम जानेंगे आगे। तो अगर कोई पूछे कि मीट्रिक सिस्टम नाम क्यों पड़ा, तो आपको जवाब देना है कि बाकी अगर सिस्टम से तुलना करें तो ये वाला जो सिस्टम था वो क्या था? थोड़ा छोटा था, इसलिए इसको मीट्रिक सिस्टम नाम दे दिया गया। कोई और सिस्टम था जो प्रचलित सिस्टम था। ऐसे बहुत सारे सिस्टम हर एक देश का होगा, लेकिन ये मैं फेमस की बात कर रहा हूँ। तो फ्रांस में ये चलता था। उसके बाद एक और सिस्टम आया, उसकी बात करते हैं। उसका नाम था एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। इस यूनिट की बात मैं करता हूं, जिसमें एफ का मतलब क्या होता है बताइए जल्दी? फुट होता है। पी का मतलब क्या होता है? पाउंड होता है। और एस का मतलब मैंने बताया कि सब में कॉमन होता है, वो क्या है भाई? सेकंड होता है। ठीक है, मतलब एस का मतलब सेकंड होता है, पी का मतलब पाउंड होता है, और एफ का मतलब क्या होता है? फुट। माने क्या? लेंथ को अगर कोई मेजर करेगा तो फुट में करेगा, अगर कोई मास को करेगा तो पाउंड में करेगा, और टाइम अगर मेजर करेगा तो वो कॉमन है, सेकंड में करेगा। लेकिन वही बात फिर से ये पूरे दुनिया में लागू नहीं था। ये कहां पे लागू था? ये भी स्पेसिफिक एरिया था जहां जहां ब्रिटिशर लोग थे। ऐसे तो बहुत जगहों पे थे, लेकिन ये ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट माना जाता है। यानी जहां जहां ब्रिटिश लोग थे और जहां पे अभी भी हैं, वहां पर ये लागू होता था। यानी मेनली इंग्लैंड के आसपास। ठीक है, और जहां जहां गए होंगे ये यूनिट लेके गए होंगे, है ना। जहां जहां भी इनका राज होता होगा वहां पे लेके गए होंगे, लेकिन फिर भी पूरे दुनिया में तो नहीं था ना, है ना। तो इसलिए मैं कह सकता हूं यहां पर कि ये भी पूरे दुनिया में लागू नहीं था। कौन सा सिस्टम बताओ जल्दी? एफपीएस सिस्टम। पहला सिस्टम कौन? सीजीएस। कहां पे लागू था? फ्रांस में। दूसरा सिस्टम कौन? एफपीएस। कहां पे लागू था? ब्रिटिशर्स, स्पेशली ब्रिटिश लोगों के पास। अब यहां पर मेनली देखो नाम में छुपा हुआ है। सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड, एफ से फुट, पी से पाउंड और एस से सेकंड। तो याद करने की बहुत ही आसान तरीका है, मतलब इसको याद कर सकते हो। इसके बाद एक और यूनिट आया, जो पूरे दुनिया में लागू होने मतलब हम बोल सकते हैं कि ये एसआई सिस्टम का छोटा भाई है। एसआई सिस्टम का छोटा भाई जो पूरे दुनिया में लागू हुआ ना, उससे पहले इसको लागू कर दिया गया था एक तरह से, और लोगों ने सोचा कि नहीं ये ज़्यादा स्टैंडर्ड है, यानी ज़्यादा अच्छा है। वो कौन सा सिस्टम था? वो था आपका MKS सिस्टम। वो कौन सा सिस्टम था? MKS सिस्टम। याद रखिएगा MKS। फिर से वही बात, नाम में ही छुपा हुआ होगा। M का मतलब क्या होगा? मीटर, और K का मतलब क्या हो जाएगा? किलोग्राम, और S का मतलब क्या हो जाएगा आपका? सेकंड। आप जब तुलना करोगे CGS वाले से, तो देखो किलोग्राम यहाँ पे है और यहाँ पे ग्राम है, तो कितना गुना बड़ा हो जाएगा? 1000 टाइम्स, अगर ग्राम में तुलना किया जाए तो 1000 टाइम्स ये बड़ा है। और ये अगर सेंटीमीटर में, मीटर में है, तो ये कितना? 100 टाइम्स बड़ा है। तो मैंने इसलिए बोला कि सीजीएस सिस्टम लागू नहीं होने के पीछे एक रीजन ये भी था कि ये बहुत छोटा था, और ये वाला जो है ये सिस्टम, ये न ज़्यादा बड़ा था और न ज़्यादा छोटा था। तो इसको लोगों ने कहा कि नहीं, इसी को थोड़ा सा मान्यता दी जाए। लेकिन हुआ क्या कि भाई उस समय तक और मतलब क्या हुआ,
इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ, तो बस बच नहीं गया था हमारे पास। क्या नहीं बचा था? सिर्फ लेंथ ही मेरे पास नहीं था, मास ही नहीं था मेरे पास, टाइम ही नहीं था, मेरे पास 4 फिजिकल क्वांटिटीज और आ गए। याद रखिएगा, पहले से 3 थे, 4 और आ गए। तो बोला गया कि ये वाला तो हम शामिल कर लेते हैं एसआई सिस्टम में, लेकिन वो जो 4 आए हैं उनको भी तो करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। तो उसको रखा गया नाम क्या? उसको कहा गया कि भाई ये एसआई सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई सिस्टम का मतलब अगर कोई पूछे आपसे तो क्या बताना है? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। अगर कोई पूछ ले तो उसका जवाब जो है आप क्या दोगे? बताओ। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। देखो नाम में ही है ना इंटरनेशनल, पूरे दुनिया में लागू हो जाए इंटरनेशनली, है ना। तो उसको बोलेंगे क्या? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। अब एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में मैंने अभी बताया आपको कि ये तीनों तो लागू था और भी लागू हो गए। एसआई सिस्टम कब लागू हुआ? अगर कोई प्रश्न पूछ दे तो आपको बताना है 1971 में, 1971 में ये लागू हुआ था। कहां पे ये हुआ था? मतलब जहां पे कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो एक देखो, जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था। देखिए कोई लागू करता होगा ना, कि कोई राह चलता आदमी थोड़ी कर सकता है। तो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेजरमेंट हुआ, कहां पे हुआ? तो फ्रांस में हुआ। फ्रांस की राजधानी कहां पे है? बताओ जल्दी। पेरिस। तो पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हुआ, जनरल कॉन्फ्रेंस, किसका? डिपार्टमेंट ऑफ मेजरमेंट का, है ना। मेजरमेंट विभाग बनाया गया है जो ये काम करता है। क्या करता है काम? वो देखता है कि कौन सा यूनिट सही रहेगा जो पूरे दुनिया में लागू हो सकता है। तो वो सब वैज्ञानिक लोग आपस में चर्चा कर लिए। ऐसा नहीं कि हम चौराहे पे चर्चा कर लिए बैठ के, अपना अपना फिर निकाल लेंगे। तो ये इंटरनेशनली सबको मान्यता दी गई कि भाई ये जो मैं बोलूंगा यहां से वो सबको मानना पड़ेगा, और नहीं मानिएगा तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप एक देश होंगे जो नहीं मानेंगे, लेकिन बाकी लोग सब तो मानेंगे ना फिर। तो यहां पर जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मेजरमेंट अगर मतलब बात की जाए, ये कहां पे हुआ था? बताओ। फ्रांस की राजधानी कहां पे? पेरिस में हुआ था। और वहां पे एसआई सिस्टम जो है वो लागू किया गया। और उसमें कितने फिजिकल क्वांटिटीज को शामिल किया गया? तो 7 फिजिकल क्वांटिटीज को शामिल किया। पहले से कितने थे? 3 थे। पहले से कितने थे बताओ? 3 थे, और बाद में 4 और शामिल किए गए। और वो कौन कौन थे वो आपको मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। 7 टोटल हो गए। उसमें पहला जो था वो कौन था? लेंथ था, जो एमके सिस्टम में भी था, आपने देखा अभी। दूसरा क्या था बताइए जल्दी? मास था। और उसके बाद तीसरा क्या था आपका? टाइम था। ये तीनों तो पहले से आपको मालूम है एमकेएस सिस्टम में ही। और शामिल किया गया था, क्या शामिल किया गया था बताइए? टेम्परेचर को शामिल कर लिया गया, टेम्परेचर को शामिल कर लिया गया। उसके बाद किसको शामिल किया गया? उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट को शामिल किया गया, इलेक्ट्रिक करंट को शामिल किया गया। उसके बाद किसको शामिल किया गया? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को शामिल कर लिया गया, इंटेंसिटी को शामिल कर लिया गया। उसके बाद किसको शामिल कर लिया गया? तो अमाउंट ऑफ सबस्टांस को शामिल किया गया, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस को शामिल किया गया। बताइए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 हो गए। मैंने अभी बताया कि 7 फिजिकल क्वांटिटीज को शामिल किया गया, है कि नहीं? तो उसमें ये 7 टोटल आ गए। लेंथ का क्या हुआ बताओ? लेंथ का ऐसा यूनिट मैंने अभी बताया क्या होगा? मीटर होगा। मास का क्या होगा? केजी होगा किलोग्राम। टाइम का क्या हो जाएगा आपका? सेकंड हो जाएगा। टेम्परेचर का क्या होगा? बहुत सारे लोग सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पता नहीं क्या क्या बोलोगे, लेकिन होगा क्या? केल्विन होगा। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? ये 10 क्लास में स्पेशली पढ़ना है, लेकिन अभी मैं बता देता हूं, एम्पियर होता है। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का क्या होता है? अगर कोई पूछ दे तो क्या होता है? कैंडेला होता है। और उसके बाद अमाउंट ऑफ सबस्टांस जो होता है वो क्या होता है आपका? मोल होता है। अभी तत्काल फिजिक्स में आपको इन तीनों से ही काम चलने वाला है, ठीक है ना। कहीं कहीं इसका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इनका और इनका ये आगे के क्लासेस में आपको यूज होंगे। इसमें से इसका इस्तेमाल तो आपको 10 क्लास में हो जाएगा, इसका भी इस्तेमाल हो जाएगा आपको 9 में, ठीक है ना। लेकिन इसका इस्तेमाल और आगे क्लासेस में आपको हो जाएंगे। तो टोटल फिजिकल क्वांटिटीज कितने हैं? 7 हैं। अगर कोई पूछे कि लेंथ हम किस में मेजर करते हैं, तो मीटर में। याद रखिएगा ये बहुत जरूरी है, और हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाने में आपको सुविधा होगी। आपको मैंने क्या बताया कि ये बेस है, आगे के चैप्टर्स में आपको काम आएगा। तो मान लीजिए आपको इस्तेमाल करना है, जैसे मान लीजिए आपको लेंथ लिखना है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको केजी में दिया हुआ है ना। तो केजी में दिया हुआ है तो सही है, मास केजी में ही होना चाहिए। हमारा नियम क्या होना चाहिए कि हम हर एक
क्वांटिटी को, जो भी वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको हम स्टैंडर्ड यूनिट में शो करें, और स्टैंडर्ड यूनिट में शो करने से हमारे गलती होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है ना। ये टोटल कितने हैं, 7 हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जिनको क्या कहा जाता है भाई, जिनको एक और नाम से जाना जाता है, इनको कहा जाता है कि ये फंडामेंटल यूनिट। कौन से यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट हैं, ठीक है। ये फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल इसलिए क्योंकि इनका इस्तेमाल करके और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज तैयार किए जाते हैं, इन्हीं का यूज करके। मेन यही हो गए। कैसे हमने हिंदी में पढ़ते हैं स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण, तो स्वर्ण वर्ण जानते ही अब कम होते हैं, है ना, और उन स्वर्ण वर्ण का इस्तेमाल करके फिर व्यंजन वर्ण का मतलब बनाया जाता है, आपको मालूम होगा। तो जस्ट वही है, 7 फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल यूनिट के रूप में है। और फंडामेंटल यूनिट का डिफिनेशन अगर कोई पूछ देगा तो क्या बताएंगे आप, वैसे क्वांटिटीज जो बिना किसी हेल्प के तैयार किए गए हैं, है ना, उनको क्या कहा जाता है, फंडामेंटल यूनिट। जो फ्री होते हैं, है ना, ये किसी पर निर्भर नहीं करते हैं, उन्हें फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है। दूसरा प्रश्न क्या पूछा जाएगा, कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। फिर नाम पूछ देगा, फिर यूनिट आपसे पूछ देगा, यही पूछने वाला है वो। तो 7 फिजिकल क्वांटिटीज आपको दिख रहे होंगे। अगर मैं सिंबल की बात करूं, सबका सिंबल भी आ जाता है। तो देखिए सिंबल मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे सिंबल आप लोग लिखते चलना। स्मॉल एम जो है वो मीटर के लिए होता है, जरूरी है, कैपिटल एम लिख दोगे तो गलती हो जाएगा। स्मॉल एम होता है, और यहाँ पर देखो ध्यान से सुनना, ये मीटर के लिए हुआ। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, ये वाला मास मत पकड़ लेना, यहाँ पे ये यूनिट की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये स्मॉल के एंड स्मॉल जी हो जाएगा। ये टाइम के लिए अगर मैं बात करूँ तो स्मॉल एस हो जाएगा। टेम्परेचर के लिए मैं बात करूँ तो कैपिटल के हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर है, तो देखो पहला लेटर ही चुना गया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल ए हो जाएगा। उसके बाद आपका बचा क्या, कैंडेला है, तो ये कैंडेला कहाँ पे था, यहाँ पे, तो कैपिटल सी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल एम हो जाएगा आपका, नहीं कैपिटल एम नहीं, एन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, बट उसका पहला लेटर एन होगा, मतलब उसका सिंबल एन होगा। तो ये कुछ ऑड है, बाकी सब सेम है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। लेकिन बस सिर्फ यही बनाया गया था, फंडामेंटल ही, तो फंडामेंटल का ही यूज है मेनली ना। 2 और बनाए गए थे, 2 और बनाए गए थे, यानी किसके द्वारा, तो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मेजरमेंट के द्वारा 2 और यूनिट बनाए गए थे। इनके अलावा वो कौन थे, उन यूनिट को क्या कहा जाता है, तो उन यूनिट को कहा जाता है सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या कहा जाता है, सप्लीमेंट्री यूनिट। उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इसका यूज बिल्कुल भी आपको इन क्लासेस में नहीं है, बट बेसिक है ना, ये थोड़ा सा जानकारी रखनी चाहिए। तो सप्लीमेंट्री यूनिट जो है वो कितने होते हैं, तो बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कितने, 2, इतने ज्यादा हैं। अब इन 2 सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में बात कर ली जाए अगर, तो पहला सप्लीमेंट्री यूनिट कौन होगा, बताइए जल्दी। तो एक हो जाएगा आपका प्लेन एंगल, और एक आपका हो जाएगा सॉलिड एंगल। एक आपका होगा प्लेन एंगल, और एक आपका हो जाएगा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन, 2 प्लेन जब एंगल बनाएंगे तो प्लेन है। सॉलिड मतलब क्या, 3 डायमेंशनल फिगर जो होती है ना, यहाँ पर जो एंगल बनता है कॉर्नर के पास, क्यूबॉइड में जो कॉर्नर पे एंगल बनता है, वो सॉलिड में आ जाएंगे। लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी जो है वो आगे के क्लासेस में आपको जाननी होगी। अभी जान लीजिएगा तो आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। देखिए अब इसका अगर हम इसका यूनिट लिखें तो क्या होता है, इसका यूनिट तो रेडियन होता है, और इसका क्या होता है, स्टेडियन होता है। यह याद रखना है, प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन होता है, और सॉलिड एंगल का क्या होता है, स्टेडियन होता है। शॉर्ट में अगर लिखा जाए तो ये होता है आपका RAD, और ये हो जाता है आपका SR। बस यही ध्यान रखना है। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा सकता है। अगर एग्जाम भी होगा उसमें यही पूछा जाएगा सप्लीमेंट्री यूनिट जो है वो कितने हैं, तो 2 हैं। और वो कौन कौन है, तो प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन, और सॉलिड एंगल का क्या होता है, स्टेडियन होता है। कहानी समझ में आई। देखिए अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि आगे कौन सा यूनिट है जो हमें जानना है, ठीक है। तो उन यूनिट के बारे में जानते हैं। तो उस यूनिट का नाम है डिराइव्ड यूनिट। उस यूनिट का नाम क्या है, डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट, देखिए डिराइव्ड का मतलब होता है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न, व्युत्पन्न मतलब जो किसी 2-3 चीजों का इस्तेमाल करके उसको बनाया गया होगा। व्युत्पन्न मतलब ये फ्री नहीं, खुद का कुछ नहीं है, दूसरे का हेल्प लेकर के। भाई थोड़ा सा चावल तू दे दे, थोड़ा सा दाल तू दे दे, थोड़ा सा तू, मतलब तू नहीं आप दे करके और फिर मिक्स बना लेते हैं कि ना, बाकी लोगों का हेल्प लेकर के बनाना,
भोजन तैयार करना। तो डिराइव्ड यूनिट भी वही है बाकी यूनिट्स का। और कौन यूनिट्स का? फंडामेंटल यूनिट का। फंडामेंटल यूनिट का इस्तेमाल करके इनका मतलब इनको बनाया जाता है। तो दोज यूनिट्स which are made by using fundamental units। फंडामेंटल यूनिट्स का इस्तेमाल करके जिनको तैयार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? डिराइव्ड यूनिट कहा जाता है। बोलेगा सर कुछ समझाइए, अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझाइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बिल्कुल बिना उसके समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल अगर हम लेके चलें तो क्या ले सकते हैं? मान लीजिए आपके पास एक उदाहरण मैं पेश करना चाहूंगा। अगर आपसे कहे कि एरिया किस तरह का यूनिट? एरिया का यूनिट क्या होता है बताइए? मैथ्स तो जानते होंगे। तो एरिया जो है जब भी हम निकालते हैं किसी प्लेन सरफेस पे प्लेन फिगर के लिए तो हम लोग क्या लिखते हैं? लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ लिखते हैं। बोलेगा बिल्कुल लिखते हैं। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। और ब्रेथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। और मीटर में गुना करेंगे तो क्या हो जाता है? मीटर स्क्वायर। और एग्जाम में कभी कभी छूट जाता है हम लोगों से, है ना, मीटर ही लिख करके छोड़ देते हैं। तो मीटर स्क्वायर होता है किसका? बताइए जल्दी। एरिया का। और अगर उदाहरण देखना चाहेंगे तो बिल्कुल वॉल्यूम जो होगा वो कैसा यूनिट होगा? डिराइव्ड ही होगा ना, फंडामेंटल तो है नहीं। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है। देखिए एरिया जैसे लेंथ और ब्रेथ पे डिपेंड किया, उसी तरीके से वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ये तीनों पर निर्भर कर रहा है। बिल्कुल, अरे हाँ या ना? लेंथ पर भी, ब्रेथ पर भी, हाइट पर भी अपना इनका कुछ है क्या? वॉल्यूम का यूनिट अपना कुछ है क्या? नहीं है। अब नहीं है कैसे? तो देखिए लेंथ का मीटर, इसका भी मीटर और इसका भी मीटर, ये तीनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? मीटर क्यूब हो जाएंगे। तो जब हम वॉल्यूम का ऐसा यूनिट बोले, कोई पूछे तो क्या बोलोगे? कि मीटर क्यूब होता है। वॉल्यूम को जब हम एसआई यूनिट के फॉर्म में लिखेंगे तो मीटर क्यूब ही लिखेंगे ना, क्योंकि इसमें मीटर क्यूब है। मीटर क्या है? फंडामेंटल यूनिट है ना। तो वॉल्यूम को हम इस रूप में लिख सकते हैं, इनका अपना कुछ वैल्यू नहीं है, इनका अपना कुछ वैल्यू नहीं है, अपना कुछ यूनिट नहीं है, है ना। वो डिपेंड करता है किस पर? फंडामेंटल पर, है ना। तो लेंथ जो है वो भी मीटर में, ब्रेथ जो है वो भी मीटर में, और हाइट वो भी मीटर में, और ये तीनों मिलकर के क्या हो गए? मीटर क्यूब हो गए। और कुछ उदाहरण लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। जैसे वही उदाहरण दूंगा जो आपको मतलब आप पढ़ लिए हो, है ना। तो देखो स्पीड स्पीड कैसा है? फंडामेंटल है। फंडामेंटल 7 जान ही गए होंगे, सप्लीमेंट्री भी 2 जान गए। तो ये फंडामेंटल है, सप्लीमेंट्री है? जवाब नहीं है। तो क्या है? तो ये डिराइव्ड यूनिट है। किस पे डिपेंड करता है? स्पीड बराबर क्या होता है बताइए? मालूम होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डिस्टेंस का अभी हमने जाना क्या होता है? मीटर होता है। डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। ऐसा यूनिट। लेंथ, डिस्टेंस क्या है? एक लेंथ ही है ना। डिस्टेंस क्या है? एक लेंथ ही है ना। डिस्टेंस कुछ अलग थोड़ी है, डिस्टेंस एक लेंथ है। हाँ, छोटा लेंथ, बड़ा लेंथ, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं एक साथ। तो डिस्टेंस है और नीचे टाइम है। टाइम का क्या बताया गया था बताइए जल्दी? टाइम का क्या बताया गया था? टाइम का सेकंड होता है ऐसा यूनिट। तो मीटर बाय सेकंड क्या पढ़ सकते हैं? मीटर पर सेकंड भी, और इस रूप में भी दिखाया जा सकता है। नीचे अगर +1 है, ऊपर जाकर के -1 हो जाता है। मालूम है ना आपको? तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अब देखो, जितना भी यहां पर आपको यूनिट, फंडामेंटल यूनिट दिखाई दे रहा है, मतलब ये सब फंडामेंटल यूनिट, ये क्या कर रहा है? ये डिराइव्ड यूनिट को तैयार कर रहा है। ये किसको तैयार कर रहा है? डिराइव्ड यूनिट को तैयार कर रहा है। देखो ये डिराइव्ड यूनिट को तैयार किया, ठीक है। अब ध्यान देना, मैंने शुरुआत में लिखा था यूनिट एंड डायमेंशन। तो हर एक यूनिट का एक डायमेंशन भी होता है, हर एक यूनिट का डायमेंशन भी होता है। जैसे लेंथ की बात करें तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट को अगर डायमेंशन वाइज दिखाया जाए तो उसको हम एल से डिनोट करते हैं। एल, कैपिटल एल से। लेंथ का, किसी भी तरह का लेंथ हो, उसका अगर डायमेंशन होगा तो उसको किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एल से। तो एम जहां पे है वहां पे कैपिटल एल लिखा जा सकता है, क्योंकि लेंथ को ही डिनोट कर रहा है। और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। सेम चीज यहां पे बताइए क्या हो जाएगा? कैपिटल एल, क्योंकि लेंथ है, और क्या हो जाएगा? क्यूब। यहां पे क्या होगा? ध्यान से सुनिए, यहां पे क्या होगा? अगर हम डिराइव्ड करें इसमें तो क्या होगा? ये क्या है? डिस्टेंस है या लेंथ है? तो लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं? एल से।
और सेकंड है, ये क्या है, टाइम है। तो टाइम का जो मतलब डायमेंशन होता है वो कैपिटल टी होता है, तो कैपिटल टी हो जाएगा, और -1 है तो -1 लगा देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस सिर्फ ये समझना है कि अगर लेंथ है तो उसका डायमेंशन कैपिटल एल होता है, लेंथ है तो उसका डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल एल होगा। अगर वॉल्यूम है नहीं, अगर आपका सेकंड है मतलब टाइम है तो उसका डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल टी होगा। बस यही ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये स्पीड हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये किस पर डिपेंड करता है, फंडामेंटल यूनिट पर। आपने ये देखा, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया गया, इसको कहा गया कि ये डिराइव्ड यूनिट है। समझ में आई बात? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। और कोई है क्या? तो बिल्कुल, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगा बताइए, वेलोसिटी क्या होगा बताइए। वेलोसिटी फंडामेंटल यूनिट होगा या डिराइव्ड यूनिट होगा? तो ये डिराइव्ड यूनिट होगा ना, फंडामेंटल यूनिट में तो है ही नहीं है। अब कैसे डिराइव्ड यूनिट है? तो सेम चीज यहां पे होगा, जो डिस्टेंस बाय टाइम यहां पे लिखा गया है वही डिस्टेंस बाय टाइम यहां पे लिखाएगा, लेकिन फर्क ये रहेगा, वेलोसिटी और टाइम स्पीड में फर्क क्या होता है। स्पीड में जब डायरेक्शन जुड़ जाता है, स्पीड में जब डायरेक्शन आ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे ही वेलोसिटी कहा जाता है। तो ये स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम और वेलोसिटी बराबर भी क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। इसका यूनिट डिराइव्ड क्या होगा, मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत है समझने में? तो बिल्कुल नहीं हो रहा होगा यहां तक। अब कुछ कॉमन ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानेंगे जो बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। बोलिएगा कौन कौन है? तो वही मैं बताने वाला हूं। उन कॉमन फिजिकल क्वांटिटीज को जानना है सबसे पहले। तो सबसे पहला जो कॉमन फिजिकल क्वांटिटी है वो है आपका लाइट ईयर। लाइट ईयर, ठीक है, नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। लाइट माने क्या होता है बताइए, प्रकाश होता है, वो नाम वाला प्रकाश नहीं। और ईयर का मतलब क्या होता है, वर्ष होता है। तो प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है। और लाइट ईयर को अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो देखिए मैं आपको लिख रहा हूं यहां पे, लाइट ईयर क्या है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में जितना दूरी तय करता है कौन, लाइट, वो क्या कहलाता है, लाइट ईयर कहलाता है, वो लाइट ईयर कहलाता है। कहानी समझ में आई? एक साल में जितना दूरी तय करेगा लाइट, वो दूरी तय करेगा। तो इससे एक बात पता चल रही है कि लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस का ही एक यूनिट है, लेकिन छोटा नहीं है, बड़ा है। छोटा नहीं है, क्या है, बड़ा है। बोलेगा कि बड़ा की जरूरत काहे पड़ा सर? तो इसलिए पड़ा सर क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल दूरी को आप छोटा मापिएगा, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। अगर दिमाग लगाइए, अगर आपको पटना जाना हो और आपसे कोई प्रश्न पूछ दे कि पटना कितना दूर है भैया बताओगे, तो आप बोलेगा 50 लाख सेंटीमीटर, लगेबे ना करेगा। मतलब आपने गलत नहीं बोला है, लेकिन मतलब कहा कि बनेगा तेज तुम हमारे सामने, मैथ्स पढ़ा रहा है। तो नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, 50 किलोमीटर बोलते हैं। तो हर एक के लिए अप्रोप्रिएट एक बोलने का तरीका होता है, एक अप्रोप्रिएट यूनिट होता है ना, एक स्पेशल यूनिट है। छोटी दूरी के लिए भाई तुम मिलीमीटर में मापो, उससे बड़ा है सेंटीमीटर में मापो, उससे बड़ा है किलोमीटर, मीटर में मापो, उससे बड़ा है किलोमीटर में मापो, और बहुत बड़ा है तो लाइट ईयर में भी मापो। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर नोन एज लाइट ईयर। कैसे फाइंड आउट कैसे करते हैं, एक लाइट ईयर में कितना दूरी होता होगा, कितना एक दूरी को हम लाइट ईयर में ले लेते होंगे। जैसे 1000 मीटर को 1 किलोमीटर ले लेते हैं, तो लाइट ईयर में कैसे लेंगे, तो वही बताया गया है। तो देखिए भैया, डिस्टेंस अगर है, लाइट ईयर क्या है, एक प्रकार का डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ सभी लोग, स्पीड इनटू टाइम होता है। अरे बोलो हाँ या ना, तो सवाल जवाब आएगा यही ना मन से कि हाँ आता है, इतना तो भी करता है। तो स्पीड इनटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस जब हम निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, लाइट के द्वारा तय की गई दूरी। तो लाइट का स्पीड मालूम होना चाहिए ना। तो लाइट का स्पीड तुमको मालूम होगा, बताया गया होगा 8 क्लास में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अरे हाँ या ना, होता है। किस में होता है, वैक्यूम में। और एयर में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन एवरेजली ले लिया जाता है ना। मतलब थोड़ा सा एयर में कम इससे होता है कंपैरिजन, लेकिन आप वैक्यूम वाला ले लो स्पीड, और इनटू टाइम। अब टाइम कितना 1 ईयर, 1 साल। लेकिन यहाँ पे जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में है, और यहाँ पे 1 साल है। तो साल को सेकंड में बदलेंगे तब ना भी आएगा आंसर। तो जवाब यही है कि
क्या करना पड़ेगा, 1 ईयर को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो एक साल में कितना दिन, 365 दिन, अरे हाँ या ना। और एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा, और 1 घंटा में कितना मिनट, तो 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकंड, तो 60 सेकंड। यानी टोटल जो है ये जो वैल्यू है वो क्या आएगा, सेकंड में आएगा। तो टाइम को मैंने सेकंड में चेंज कर लिया, स्पीड मेरे पास है, और जब मैं इन टोटल को गुना करूंगा तो आएगा वैल्यू 9.467 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा, अगर वैल्यू लिया जाए तो 15 मीटर। मुझे खुद याद नहीं रहता है, ज़्यादा देर तक हो जाती है बातें। तो 9.467 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर जो है वो वैल्यू होगा किसका, बताइए, लाइट ईयर का। अगर कोई पूछे कि एक लाइट ईयर में कितना दूरी, तो 9.467 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर होगा, है ना। बिंदास बोल देना है। कैसे आया, बस यही बता देना है। बोलना है कि फिर उसके बाद तुम गुना कर लो ना, इतना तो समझदार है तुम, है ना। क्योंकि गुना करना थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला काम हो जाता है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना भी। देखिए कहानी क्या है, ये जो रूप है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का नियम ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो आप क्या करते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका ये होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इस फॉर्म में लिखा जाता है किसी भी चीज को। ए होगा यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पे होगा बी, और इस पे पावर होगा एम। इस फॉर्म में रहना चाहिए। देखो तो इस फॉर्म में है, ए के जगह पे है 9.467, और बी के जगह पे 10 है, और यहाँ पर क्या है, एम के जगह पर 15 है। या हम ये भी कह सकते हैं, बी हटा दो, मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि 10 हो जाएगा। ए इंटू 10 टू द पावर एम के फॉर्म में होना चाहिए, जहां पर एम कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। इंटीजर जानते हो ना, निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो इंक्लूड। और ए जो होगा यही मेन है, यहीं पे लोग मात खाते हैं। ए का वैल्यू ये देखना है कि वो 1 से बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए, और 10 से छोटा हो जाना चाहिए। अब देखो यहां से कंपेयर करके देख लो भाई, 9.467 है, 10 से कम है, जवाब आएगा कि बिल्कुल है सर। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका यही होता है। कुछ और उदाहरण दे देता हूं, जैसे अभी हमने देखा कि 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, तो इसको अगर एक्चुअल में लिखा है तो कैसे लिखा जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया नॉर्मल फॉर्म, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये हो गया उसी का नॉर्मल फॉर्म, और इसी को कहा जाता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने की जरूरत क्यों है, क्योंकि पढ़ने में आसानी होती है, लिखने में आसानी होती है। देखिए बड़ा सिंपल सा बात है। अब इसको हम पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, 1 10 100 1000 10,000 करेंगे ना ऐसा। लेकिन नॉर्मली अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सजा दें तो कैसे सजाएंगे, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ए का वैल्यू जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। तो हम किसको ले सकते हैं, 30 को लेंगे क्या, 30 को ले सकते हैं, नहीं 10 से ज़्यादा हो जाएगा। 3 से कम 0.3 को ले सकते हैं, देखिए तो 0.3 ले सकते हैं ना इसमें से, लेकिन 0.3 क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा, 1 से बड़ा होना चाहिए। अरे हाँ या ना। तो जवाब यही मिलेगा कि आप सिर्फ 3 लीजिए, और 3 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, और यही हो जाएगा आंसर। तो ये है लिखने का तरीका, क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे ही डिनोट किया जाता है, जहां पे ए का वैल्यू 1 से बड़ा हो और 10 से छोटा होना चाहिए, और बराबर भी हो जाए 1 से, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपको आगे 10 क्लास तक काम देगा, याद रखिए। जितना भी न्यूमेरिकल है ना, हार्ड वहां पे ये काम आने वाला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का एक तरीका मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब बढ़ते हैं आगे। लाइट ईयर हो गया, लाइट ईयर को इस फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं तुरंत। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में क्या होता है, खगोलीय दूरी इसे कहा जाता है। तो देखिए यूनिट, और मैंने अभी बताया खगोलीय दूरी, तो जैसे ही डिस्टेंस आया समझ लीजिए कि किसका है, डिस्टेंस का ही यूनिट है। लेकिन किस तरह के डिस्टेंस का यूनिट है उसको समझना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पे होता है सन, और इसके चारों तरफ परिक्रमा करता है कौन, परिक्रमा मतलब रिवॉल्यूशन इंग्लिश वाले, अर्थ। ठीक है,
ये हो जाएगा सन और ये हो जाएगा कौन, अर्थ। और ये परिक्रमा रिवॉल्यूशन करता है, रोटेशन तो करता ही है अपने। लेकिन सन का क्या करता है, वो रिवॉल्यूशन करता है। इस रिवॉल्यूशन से दिन और रात होते हैं, आपको मालूम है ये बात, तो बिल्कुल मालूम होगा। अब ये जो रिवॉल्यूशन कर रहा है, इस रिवॉल्यूशन के क्रम में जब वो यहाँ पे आता है, जब वो यहाँ पे आता है, और जब वो यहाँ पे आता है, और जब यहाँ पे रहता है, या यहाँ पे और यहाँ पे इस तरीके से अगर रहता है, तो इन सब में एक चीज नोटिस करने लायक है। वो क्या है, ध्यान से देखिए, इन सब का डिस्टेंस अलग अलग होगा। अरे सर्कल है कि रहेगा सेम, सर्कल नहीं ना है भैया, ओवल है ना। अरे हाँ या ना, तो बिल्कुल हाँ। यहाँ पे डिस्टेंस सबसे मैक्सिमम होगा, यहाँ पे डिस्टेंस सबसे मिनिमम होगा, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम, यहाँ पे सबसे मिनिमम, और यहाँ पे ना मिनिमम ना मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम ना मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम ना मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम ना मैक्सिमम। मैक्सिमम कहाँ पे, सबसे हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे। मिनिमम कहाँ पे, जहाँ पे सबसे नजदीक हो सन से, अर्थ। ये कुछ जगह हैं जहाँ पे वो रहेंगी ऐसे। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो हुआ ये कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही होता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सन और अर्थ के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसे क्या कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब एवरेज की जरूरत क्यों पड़ी, मालूम चल गया होगा। अगर सर्कुलर रहता भाई, अगर सर्कुलर रहता टोटल, है ना, अगर सर्कुलर पाथ रहता ये ऑर्बिटल वाला, तो कोई दिक्कत नहीं था, डिस्टेंस एवरेज लगाने की जरूरत ही नहीं थी, एक ही डिस्टेंस रहता, बस वो मान लेते हम। लेकिन एवरेज की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि भैया यहाँ पर कभी कभी वो बहुत दूर हो जा रहा है सन से, और कभी कभी वो बहुत नजदीक हो जा रहा है, तो निकाल दिया गया एवरेज, एवरेज निकाल दिया गया। तो एवरेज माने क्या हुआ होगा भाई, नियरेस्ट जो पॉइंट होता होगा, और जो क्या होगा मतलब लार्जेस्ट पॉइंट भी बोल सकते हैं, वो दोनों को ऐड करेंगे और किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। एवरेजेशन निकलता है, एवरेजेशन निकलता है। जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट है ये वाला, इसका डिस्टेंस, और जो सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस है वो वाला, अगर उन दोनों को हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक एवरेज वैल्यू आएगा। और उस एवरेज वैल्यू को हम क्या कहेंगे कि वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। वो क्या है आपका, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। और उसका वैल्यू कितना होता है, तो वो होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। माइनस मत लगा दीजिएगा बंधु, नहीं तो बकवास हो जाएगा फिर। माइनस का मतलब होता है उतना छोटा, वो माइनस में चल जाएगा, मीटर से भी उतना छोटा। तो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर जो है वो आपका वैल्यू होगा किसका, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। किसका होगा बताइए जल्दी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट माने क्या, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। क्यों, क्योंकि हमेशा सेम नहीं रहता। कहानी समझ में आ रही है, तो बस ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए ये भी स्टैंडर्ड यूनिट में है, यही ना ए है, बताया था ना मैंने पहले। और देखिए तो ये 1 से ज़्यादा है क्या, तो बिल्कुल है, 1.496 है तो 1 से ज़्यादा है, तो चलेगा, सही है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये वैल्यू है आपका, इसको याद रखेंगे, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। क्या लाइट ईयर से भी बड़ा कोई यूनिट है डिस्टेंस का, तो बिल्कुल है, एक है जो लाइट ईयर से भी बड़ा है, और वो कौन है, वो अगर कोई पूछ दे तो उसका जवाब आपके पास होना चाहिए, वो है 1 पारसेक। 1 पारसेक किसका यूनिट है, तो ये भी डिस्टेंस का है ना, ये भी डिस्टेंस का है। और किस तरह के डिस्टेंस का है, तो ये भी बहुत बड़ा डिस्टेंस का है। अब लाइट ईयर से बड़ा है तो समझ लीजिए कितना बड़ा होगा। हम लोग तो समझ रहे थे कि लाइट ईयर बढ़ रहा है ना, कुआं में रहता है मेढक तो समझता है ना कि हम ही सबसे खतरनाक आदमी है, बाहर निकलता है तो पता चलता है कि दुनिया इतनी बड़ी है, वही वाला बात है। लाइट ईयर से भी बड़ा एक यूनिट है जिसका नाम क्या है, पारसेक। और पारसेक और लाइट ईयर की जब तुलना की गई तो देखा गया कि वो कितना है भाई, 3.26 टाइम्स बड़ा है लाइट ईयर से। लाइट ईयर से कितना बड़ा है, 3.26 ईयर। इसका मतलब कि 1 पारसेक में कितना मीटर होगा भाई, अगर कोई पूछ दे तो क्या जवाब होगा, तो 3.26 इंटू लाइट ईयर में कितना होता है, 9 पॉइंट वैल्यू 467 इंटू 10 टू द पावर कितना, 15। इससे जो वैल्यू आएगा वो किसका होगा, पारसेक का होगा, किसमें, मीटर में, ठीक है। तो अगर हम इसको डिनोट करें उस रूप में मीटर में, तो क्या होगा, 3.26 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा आपका, 16 मीटर हो जाएगा।
16 मीटर के आसपास, यानी 1 पारसेक में इतना मीटर होता है ना। लाइट ईयर में भी पूछता है मेनली 1 पारसेक में कितना लाइट ईयर होता है, तो 3.26। और आपको अगर ये रिलेशन मालूम है तो आपको मालूम चल जाएगा, क्योंकि उसमें फिर सिर्फ आपको लाइट ही ईयर ना याद करना पड़ेगा, और कुछ याद करने की जरूरत है फिर तो बिल्कुल नहीं। तो मुझे लगता है कि ये समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए कहीं कहीं कुछ ऐसे प्रीफिक्स होता है, बोलिएगा प्रीफिक्स क्या होता है, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। 10⁻² लिखा हुआ है, तो ये क्या है, एक प्रीफिक्स है। इनका यूज स्टैंडर्ड फॉर्म तैयार करने में किया जाता है, आपने देखा है 10 का स्क्वायर, है ना। इसमें कुछ मेन है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे आपसे पूछा जाता है 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो 10⁻⁻6 मीटर होता है, याद रखिएगा। 1 माइक्रोमीटर मतलब क्या, 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 का मतलब क्या, 1/10⁻6, यानी 1 मीटर से कितना छोटा, 10⁻6 गुना छोटा। समझ में आ रही है बातें, 1,00,000 गुना छोटा है 1 माइक्रोमीटर, किससे, मीटर से। यानी क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें अब मतलब इन्वेंशन हो गई है ना, डिस्कवर हो गई ना, जो छोटी होती हैं, बैक्टीरिया, एटम, मालूम है ना आपको। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बहुत सारी जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं उनका भी क्या हुआ है, जो हमें दिखाई नहीं देते, उनका भी इन्वेंशन हुआ है, खोज हुआ है, डिस्कवर हुआ है। इन्वेंशन नहीं बोल सकते हैं, डिस्कवर हुआ है। तो उन सब को भी एक यूनिट की जरूरत पड़ती है जिसमें उनको शो किया जाए, तो वो माइनस में जाती है। तो 10⁻⁻6 को क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं। लेकिन कभी कभी एग्जाम में ऐसा एक साइन आ जाता है, यू रहेगा और ऐसा रहेगा निकला हुआ, और इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो पढ़ते हैं, याद रखिएगा। और क्या पूछा जा सकता है, तो आपसे मिली पूछा जा सकता है। 1 मिलीमीटर में क्या होगा, 10⁻³ हो जाएगा। 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मिलीमीटर, ठीक है। अब बड़ा में क्या, 1 मेगा पूछ देगा आपसे। 1 मेगा में क्या होगा, तो 1 मेगा में वही, ये जस्ट माइक्रो का उल्टा है। 10⁻⁻6 है तो 10 कितना होता है, 6, इसको मेगा पढ़ा जाता है। बस याद करना है और कुछ नहीं है समझने लायक इसमें। उसके बाद आपसे क्या पूछा जा सकता है, 1 किलो, तो किलो में तो मालूम होगा 10⁻³ होता है। 3 सुना होता है ना भैया, 1 किलोग्राम में कितना मीटर, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, तो 1000 ग्राम। 1 पे 3 सुनना, तो 1 किलो में 10⁻³, वे मेगा में 6 होता है, माइक्रो में -6 होता है, मिली में -3 होता है। कुछ और है जिसको मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसे इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बताता हूं। एक होता है फर्मी। 1 फर्मी आपसे पूछ देगा, या फेम्टो पूछता है कि 1 फर्मी या फेम्टो माने क्या होता है, तो इसका मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। ये होता है वैल्यू फर्मी और फेम्टो का। और कुछ पूछेगा आपसे, नहीं। एक और छूट गया है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है आपका एंगस्ट्रम। एक और छूट गया है फिजिकल क्वांटिटी जिसको पढ़ना जरूरी है, वो क्या है आपका एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रॉम क्या बताता है, ये आप अगर जानना चाहते हैं तो एंगस्ट्रॉम क्या होता है। एंगस्ट्रॉम जो है वो एक प्रकार का क्या है, लेंथ का यूनिट, डिस्टेंस का यूनिट भी बोल सकते हैं। लेंथ का यूनिट ज्यादा सुटेबल रहेगा इसके लिए। ये एक प्रकार का लेंथ का यूनिट है। और किसका, लेंथ का, है ना। तो हम बोल सकते हैं दिस डिनोट्स द लेंथ ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट को जिस यूनिट में हम शो करते हैं वो क्या होता है आपका, 1 एंगस्ट्रॉम होता है। 1 एंगस्ट्रॉम एक वैल्यू है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, वेवलेंथ लाइट का शो किया जाता है। वेवलेंथ, हर एक लाइट का, हर लाइट में कितने रंग होते हैं बताओ जल्दी, 7 कलर्स होते हैं, मालूम होगा ना, विबग्योर, बैजानी, हपी, नाला। तो रेड होता है सबसे ऊपर, नीचे क्या होता है, वायलेट होता है। रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है, आपको आगे जानना है ना। और वायलेट का सबसे कम होता है, सबसे नीचे है। इसीलिए रेड को बहुत दूर से देखा जा सकता है, और इसीलिए इसका इस्तेमाल ट्रेन को रोकने में, गाड़ियों को रोकने में, और जहां कहीं भी किसी चीज को रोकने में होता है तो रेड का, क्योंकि दिखाई देना चाहिए ना। अब नजदीक गए, अपने गए, साथ लेके गए पैसेंजर को भी, वो वाली स्थिति। तो वेवलेंथ जो होता है वो क्या होता है, हमेशा उसका जो वैल्यू आता है वो माइनस में आता है, याद रखो, है ना। और माइनस में आता है, और लगभग कितने के आसपास आता है, तो अगर हम ध्यान दें तो 1 एंगस्ट्रॉम को अगर हम सिंबलाइज करें तो ऐसा सिंबलाइज करते हैं। एंगस्ट्रॉम लिखते हैं ऊपर एक
जीरो जैसा साइन। और 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, तो 10 टू द पावर -10 मीटर होता है वैल्यू। 10 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर होता है, ये याद रखिएगा। तो ये एंगस्ट्रॉम हो गया। इसके अलावा और क्या याद रखना है, तो 1 नैनोमीटर, अभी आपने पहले पढ़ रहे थे आप, तो 1 नैनोमीटर में कितना होगा, 10 टू द पावर -9 मीटर होता है, ये भी याद रखिएगा। वहाँ पे फेम्टो फर्मी मैंने बता दिया, माइक्रो मैंने बता ही दिया है। तो इस वाले क्लास में जो बेसिक था आपका, जो आगे मोशन एंड रेस्ट पढ़ना है उस चैप्टर को, तो उससे पहले इसको अच्छे तरीके से पढ़िए और जितने भी याद करने वाली चीज़ें हैं जो उसको याद करिए, ताकि आपको अगला चैप्टर पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप सबका।